वेलकम टू ज्ञान क्लासेस SRKS में आप लोगों का स्वागत है। आज जो हम लोग बात करेंगे क्लास 11th की हिस्ट्री चैप्टर नंबर 6। चैप्टर का नाम है हमारा 3 वर्ग। ठीक है, यहाँ पे हम लोग रोमन साम्राज्य के बाद की चीजों को पढ़ेंगे। रोमन साम्राज्य जब खत्म हो रहा था, रोमन साम्राज्य जब उसका विनाश हो रहा था, उसके बाद की चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे 9वीं शताब्दी से लेकर के 16वीं शताब्दी तक के बीच में यूरोप में जो भी परिवर्तन आए, उन सारी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे इस टाइम ड्यूरेशन के बीच में मुख्य रूप से 3 परिवर्तन आए। 3 परिवर्तन कौन कौन से आए? तो पहला आया हमारा सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन एंड देन राजनीतिक परिवर्तन। इन्हीं 3 परिवर्तनों के इर्द गिर्द ये पूरा चैप्टर घूमेगा और इस चैप्टर को आप लोगों को थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा, क्योंकि चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर नंबर 8 तीनों आपस में कोरिलेट करके बने हुए हैं। तो यहां से थोड़ी ध्यान से समझिएगा। तो चलिए हम लोग आगे चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। तो क्या बोलता है कि रोमन साम्राज्य के पतन के बाद इटली, स्पेन और फ्रांस, ये 3 क्षेत्रों में क्या हुआ, इनके आसपास के जो क्षेत्र थे या ये मूल रूप से ये क्षेत्र थे, इनमें जर्मन मूल के कुछ समूहों के द्वारा अधिकार कर लिया गया। ठीक है, जर्मन मूल के कुछ समूह आए और वो इन तीनों जगहों पे और इनके आसपास के जगहों पे इन पे अधिकार कर लिया। कब हुआ? जब रोमन साम्राज्य का पतन हो गया था, हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इन तीनों जगह पे क्या हो गया, जर्मन मूल के लोगों का अधिकार हो गया, वहां के समूह का अधिकार हो गया। यहाँ तक बातें समझ में आई। कुल मिला करके जो है आपकी इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन चलेगी अभी। उसके बाद क्या होता है कि प्रारंभ के टाइम पे क्या हुआ कि यूरोपीय लोग जो थे मुख्य रूप से 3 वर्गों में विभाजित थे। स्टार्ट के टाइम पे यूरोप में जो फ्रांसीसी लोग थे वो क्या थे कि स्टार्ट टाइम पे 3 वर्गों में विभाजित थे। 3 वर्ग थे कौन कौन? तो पादरी वर्ग, अभिजात वर्ग एंड देन कृषक वर्ग। ठीक है, तो पादरी वर्ग में धार्मिक लोग आते थे जो धर्म के लिए काम करते थे। तो इस वर्ग में जो आएंगे, तो इस वर्ग में चर्च के पोप आते थे। चर्च में पोप लोग रहते हैं। जब कैथोलिक चर्च जो होता है, बड़े चर्च, उसमें पोप रहते हैं। इसी के साथ क्या होता है कि अभिजात वर्ग में सामंत को आपको आगे जब पढ़ेंगे तो आपको लॉर्ड मिलेगा, लॉर्ड कहा जाएगा सामंत को। इसी के साथ जमींदार और धनी व्यापारी लोग इसमें शामिल होते थे। ठीक है, कौन कौन? तो इस वर्ग में आ गए अभिजात वर्ग में सामंत, जमींदार एंड धनी व्यापारी लोग इसमें आते थे। ठीक है, और इसी के साथ तीसरा वर्ग था हमारा कृषक वर्ग। कृषक वर्ग में मजदूर आते थे और इसी में किसान लोग आते थे। ठीक है, जो सामंतों के लिए काम किया करते थे। सामंत आगे जाकर के आप लॉर्ड आपको मिलेगा पढ़ने के लिए। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि हर एक चीजों के पीछे जानकारी के लिए कुछ ना कुछ स्रोत होते हैं। तो यूरोपीय सभ्यता के बारे में जो जानकारी हमें मिली, उसके इतिहास के बारे में जो जानकारी हमें मिली, वो कहां से प्राप्त होता है, इनके बारे में आपको जानना है। तो क्या होता है कि यूरोपीय इतिहास की जो चीजें हैं, जानकारियां जो है, यूरोपीय इतिहास की जो जानकारियां हैं, वो आपको मूल रूप से 3 चीजों से प्राप्त हुई हमें। ठीक है, ये 3 चीजें हैं, वहां से हमें प्राप्त हुई। तो पहला भूस्वामियों के विवरण, भूस्वामियों का विवरण की जिनके पास भूमि थे, जो जमींदार लोग थे, उन्होंने कुछ विवरण तो रखा होगा। ये लोग किसानों को जमीन दे करके रखा करते थे, किसानों से खेती करवाते थे। तो वहां पे जब वो लोग जमीनों को एक दूसरे के साथ बांटे हुए थे, किसानों के बीच में या मजदूरों को खेती करने के लिए दिए हुए होते थे, तो यहाँ पे कुछ मूल्य उनको दिया करते थे, या तो वहां से कुछ मूल्य लिया करते थे। इसी के साथ इस टाइम ड्यूरेशन में लड़ाई झगड़े भी बहुत हुए थे। जब लड़ाई झगड़े बहुत हुए तो उस टाइम पे उनका सॉल्यूशन करने के लिए कुछ ना कुछ तो प्रक्रियाएं अपनाई गई होंगी, और उसका सॉल्यूशन करने के लिए कुछ कानूनी मुकदमे चलाए गए। तो मूल्यों कानूनी मुकदमे के जैसी बहुत सारी सामग्री जो थी वो दस्तावेज के रूप में उपलब्ध थी। दस्तावेज कहने का मतलब है लिखित रूप में वो सारी चीजें
हमारे पास अवेलेबल थी यूरोपीय टाइम में वो सारी चीजें अवेलेबल थी, उपलब्ध थी, जिससे हमें यूरोपीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। किसी भी चीज के बारे में जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं तो वहाँ पे खुदाई वगैरह करते हैं, तो वहाँ यहाँ पे खुदाई की नौबत तो नहीं आती है, यहाँ पे कुछ दस्तावेज हमें मिल जाते हैं जिसके सहारे हम लोग यूरोपीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, दूसरा टॉपिक आती है आपकी चर्च 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 से प्राप्त दस्तावेज। चर्चों से भी कुछ दस्तावेज हमें प्राप्त हुए हैं। चर्च में मूल रूप से कुछ धार्मिक कार्य होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता था कि बच्चे जन्म लिए तो उनका नामकरण के लिए कुछ चीजें हमें चर्च में मिला। जैसे कि बच्चे का जब जन्म हुआ तो उसके नाम रखने के लिए लोग चर्च चले गए, वहां से पोप वगैरह से विचार विमर्श करने के बाद अपने बच्चे का जन्म रखते थे। मृत्यु हो गई तो उनके लिए भी चर्च में कुछ व्यवस्था रखी गई होगी, तो लोग वहां मृत्यु के भी कुछ साक्ष्य मिले हैं। और अब देखते हैं कि ईसाइयों में विवाह जो होती है वो चर्चों में होती है। जो भी हो, जिस एरिया में जो लोग रहते हैं उस एरिया में जो भी चर्च होते हैं उन चर्चों में उनकी विवाह होती है। तो वहां के कुछ दस्तावेज हमें प्राप्त हुए, जिससे हम लोगों को क्या होता है कि यूरोपीय इतिहास की जानकारियां मिलते कि यूरोप में किस प्रकार की चीजें नहीं होंगी। ठीक है, उसी के साथ वहां पे कुछ और दस्तावेज मिले जिसमें कुछ गीत मिलते हैं और कुछ कहानियां भी मिलती हैं यूरोप के बारे में, जिससे कि हमें यूरोपीय सभ्यता के बारे में पता चलती है, यूरोपीय संस्कृति के बारे में पता चलती है। ठीक है, इसके बाद आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जाएगी, चैप्टर में इस चीज को बहुत महत्व दिया गया है और ये महत्व होगा सामंतवाद। ये जो टॉपिक होगा ये वो सामंतवाद। सामंतवाद होता क्या है, आप लोगों ने पहले भी सामंतवाद को पढ़ा हुआ है। तो सामंतवाद मूल रूप से एक जर्मन शब्द है। सामंतवाद जो है मूल रूप से एक जर्मन शब्द है, जिसका निर्माण जो वो फ्यूड शब्द से हुआ है। जर्मन शब्द का एक फ्यूड शब्द है जिससे सामंतवाद आया हुआ है, जिसका अर्थ होता है भूमि का टुकड़ा। ठीक है, क्या सामंतवाद जो शब्द है जर्मन शब्द का एक फ्यूड शब्द है, जिससे ये शब्द बना हुआ सामंतवाद। और सामंतवाद का अर्थ यहाँ पे फ्यूड का अर्थ होता है भूमि का एक टुकड़ा। अब क्या है कि यह जो सामंतवाद शब्द है वो समाज के एक ऐसे वर्ग की ओर इशारा करता है जो क्या कहां से उत्पन्न हुआ, मध्य फ्रांस से लेकर के इंग्लैंड और इसी के साथ साथ पश्चिमी इटली में इसका विकास हुआ। किसका, सामंतवाद का। सामंतवाद जो शब्द है वो इंगित करता है मध्य फ्रांस में से लेकर के इंग्लैंड और इसी के साथ इटली में ये जो सामंतवाद है इसका विकास होता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है कि सामंतवाद जो होता है वो कृषि उत्पादन को दर्शाता है। कृषि उत्पादन को कैसे दर्शाता है हम लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे, लेकिन यहां से आप समझ लें कि सामंतवाद जो है वो कृषि उत्पादन को दर्शाता है। और कृषि उत्पादन कब बढ़ेगा सर, या कब होगी कृषि, कब होती है, जब किसान उसमें कार्य करते हैं। तो यहाँ पे आगे देखेंगे आप कि यह जो निर्भर करता था कि उत्पादन दर्शाता था, जो क्या होता था कि सामंतों और कृषकों के संबंधों पर निर्भर करता था कि किस प्रकार का उत्पादन होगा। कृषक और सामंतों के बीच में क्या सामंजस्य बनता है, क्या सामंजस्य नहीं बन पाता है, तो उस आधार पे यहाँ पे कृषि उत्पादन होता था। ठीक है, अगला चीज क्या है कि कृषक जो होते थे वो लॉर्ड सामंत को लॉर्ड भी कहा गया था। तो सामंत को सेवा प्रदान करते थे। कहने का मतलब है कि इनके खेतों वगैरह में कार्य करते थे, इनके यहाँ कार्य वगैरह किया करते थे। तो क्या हो गया, किसान जो होते थे, कृषक जो होते थे, इनके खेतों में काम करते थे, इनके भूमि पे काम करते थे। और जिसके बदले में क्या होता था कि लॉर्ड लोग जो थे, सामंत लोग जो होते थे, उन्हें सैनिक सुरक्षा प्रदान करते थे। इनको क्या होता था कि सैनिक सुरक्षा ये लोग प्रदान करते थे। सामंत लोगों क्या होता था कि कृषक लोग जो किसान लोग हैं वो सामंतों के लिए कार्य करते थे, जिसके बदले में सामंत लोग जो होते थे वो किसानों को सैनिक सुरक्षा प्रदान करते थे। कहने का मतलब है कि वो लोग उनको सुरक्षा प्रदान करते थे ताकि उनको किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ना पहुंचा सके। ठीक है, इसके बाद आपके बुक में एक टॉपिक है छोटी सी, फ्रांस और इंग्लैंड का उदय कहां से होता है। तो पहले क्या होता है
कि 11वीं सदी में क्या होता है, 11वीं शताब्दी में फ्रांस का एक प्रांत नारमंडी, ठीक है, फ्रांस का एक जगह था नारमंडी, वहां के राजकुमार के द्वारा क्या कर लिया जाता है, वहां के राजकुमार के द्वारा क्या कर लिया जाता है कि इंग्लैंड पे जीत प्राप्त कर ली जाती है। फ्रांस का एक प्रांत है नॉर्मंडी, जहां के राजकुमार के द्वारा इंग्लैंड पे जीत प्राप्त कर ली जाती है। और प्रारंभ में फ्रांस का नाम फ्रांस नहीं था, बाद में जर्मनी का एक जनजाति जो था जिसका नाम था फ्रैंक, फ्रांस का एक जर्मनी का एक ये फ्रैंक जनजाति था, जिसने रोमन साम्राज्य का एक प्रांत था गॉल, तो गॉल को इन्होंने गॉल पे कब्जा किया और फ्रैंक अपना नाम फ्रैंक दे करके गॉल का नाम कर दिया फ्रांस। तो यहां से फ्रांस की उत्पत्ति होती है। और इंग्लैंड जो है कि नॉर्मंडी के राजकुमार के द्वारा 11वीं शताब्दी में कब्जा कर लिया गया था। तो आई होप कि आप लोगों को यहां तक चीजें समझ में आ गई होंगी। तो इसके आगे की पार्ट जो है वो हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और इसी के साथ बेल आइकन को भी आप प्रेस करेंगे, अगर ताकि क्या होगा कि हम लोग जब अगली वीडियो अपलोड करेंगे या किसी भी प्रकार की नई वीडियो आपके लिए आती है तो आपको इसके नोटिफिकेशन आपको आसानी के साथ मिल सके और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सकें।